नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, यानी कि राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें हैं देखने को मिलेंगी। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि आप लोग इस क्लास को देखते हैं तो अपना व्यू जरूर नीचे दिया करिएगा। 2 लाइनें मोटिवेशन की हो गई या कोई क्वेश्चंस हो गया, ये जरूर नीचे लिखा करिएगा। और इस क्लास को आप लोग 10 में से कितने नंबर देना चाह रहे हैं, क्या कमी है, कोई सुझाव है आपके पास तो वो भी नीचे आप लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। 7 दशक का दंश खत्म। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया था। 2019 की बात हो रही है। उसके बाद कुछ लोगों को परेशानी हुई और वो आप देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत चले गए, वहां याचिकाएं दायर की हुई थी उन्होंने, तो उसी पर आपका फैसला आया हुआ है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये बात हो रही है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। 370-35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था ना जम्मू कश्मीर को। और लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और जम्मू कश्मीर की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। राज्यों में आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक हो चुनाव, जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो आप देखेंगे 5 अगस्त, आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये क्या लगी थी, याचिकाएं डाल दी गई थी। और अनुच्छेद 370 को अक्टूबर 1949 में लागू किया गया था। इसने कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की थी, जिसमें उसे वित्त, रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिली हुई थी। और इसीलिए बहुत सारे लोग विरोध करते थे कि एक देश दो संविधान कैसे चलेंगे, कि जम्मू कश्मीर अलग ही कुछ चल रहा है। बहुत सारे प्रावधान थे जो आप देखते थे बाकी राज्यों में लागू होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। इसके तहत राज्य ने एक अलग संविधान पर अलग ध्वज बनाया था। बाहरी लोगों को क्षेत्र की में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। 1954 में एक अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया था, जिसने राज्य के विधायकों को राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार दिया था। केंद्र सरकार ने आप देखेंगे आगे चलकर इसे खत्म कर दिया था। अब आप देखिए इसमें जो फैसला दिया है, इसमें कौन कौन शामिल था? डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुल 3 फैसले आए हैं, लेकिन सभी फैसले एक दूसरे से सहमति के हैं। यहाँ कुछ पॉइंट हैं, जरूर देख लीजिएगा। फैसले की अन्य बातें, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर के पास ना तो वाह्य संप्रभुता शेष रही और ना ही आंतरिक। अनुच्छेद 370 की कोई भी व्यवस्था यह नहीं कह सकती है कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर का एकीकरण अस्थायी था। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक निष्पक्ष, सत्य एवं सुलह आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई। संवैधानिक संरचना में केंद्र को अधिक प्रभावी शक्तियां हासिल, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों का गठन शामिल है, आप देखेंगे। और प्रक्रिया संविधान सम्मत है। फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की प्रक्रिया को संविधान सम्मत ठहराते हुए कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने का विलय पत्र निष्पादन के बाद और 25 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभु राज्य का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता थी ना बाहरी, और अनुच्छेद 370 के असमान संघवाद का तथ्य था, ना कि संप्रभुता का। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग तर्कसंगत होना चाहिए, उद्देश्य से उसकी संबद्धता होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इस शक्ति को चुनौती देता है उसे प्रथम दृष्टया साबित करना होता है कि यह दुर्भावना से किया गया या फिर इसका बाह्य कारण था। कुल 476 पेस्ट के 3 फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के तीनों फैसले मिलाकर कुल 476 पेस्ट के हैं। इनमें से प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं की ओर से और जस्टिस BI गवई
और जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से 352 पेज का फैसला दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने 121 पेज का अपना अलग से फैसला दिया है। इस फैसले में जस्टिस कौल ने जस्टिस चंद्रचूड़ के मुख्य फैसले से सहमति जताते हुए जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की जांच के लिए 7 व 16 आयोग के गठन की बात की है ना। और जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 पेज का अपना छोटा सा फैसला दिया है। और जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस संजय किशन कौल के फैसले से सहमति जताते हुए अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। बहुत सारे लोग कहते थे कि स्थायी प्रावधान राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं अधिसूचना। अनुच्छेद 370 समाप्त करने की शक्ति और अधिसूचना को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(3) में मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 370 समाप्ति का एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते थे। राष्ट्रपति को इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेने या अनुच्छेद 370 एक डी के दूसरे उपबंध के तहत राज्य की ओर से काम कर रही केंद्र सरकार की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 एक के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग इंगित करता है कि संवैधानिक एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(3) के तहत जारी घोषणा एकीकरण प्रक्रिया की परिणति है। और अनुच्छेद 370 पूरी तरह से नहीं हटा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक बचा हुआ है 370(1), उसमें कहा गया कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होगा। भारत का संविधान संवैधानिक शासन की संपूर्ण संहिता। फैसले में कहा गया कि भारत का संविधान संवैधानिक शासन की संपूर्ण संहिता CO 273 के जरिए जम्मू कश्मीर में संपूर्णता के साथ भारत का संविधान लागू करने के बाद जम्मू कश्मीर का संविधान निष्क्रिय और व्यर्थ हो गया है। फैसले में साफ किया गया है कि अनुच्छेद 3 के पहले उपखंड के तहत राज्य विधानसभा का नजरिया अनुशासनात्मक है, इसलिए पहले उपबंध के तहत संसद के उद्घोषणा वैध और उसमें कोई दुर्भावना नहीं है। यहाँ कुछ बातें हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये आप देखिए, कोर्ट ने इन सवालों पर किया विचार। क्या अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी प्रकृति का था, फिर उसे संविधान में एक स्थायी दर्जा प्राप्त हो गया था? क्या अनुच्छेद 370 एक डी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 367 में संशोधन कर राज्य की संविधान सभा की जगह विधानसभा करना संविधान सम्मत है? क्या अनुच्छेद 370 एक डी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत का संपूर्ण संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की संस्तुति के बगैर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 370 को समाप्त करना संविधान सम्मत है? और क्या जम्मू कश्मीर में 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन घोषित करना और उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करना संविधान सम्मत था? क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर 2018 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाना संविधान की नजर में वैध था? क्या जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के जरिए 2 केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया जाना वैध था? क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान जब विधानसभा या तो भंग हो या निलंबित हो तो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया जा सकता है? ये सब बातें हुई है। और देखिए, पहले से मालूम था कि इस तरह का फैसला आएगा और अब 370 वापसी नहीं आने वाला है, क्लियर था ये। लेकिन कुछ लोग थे। अब देखिए, मध्य प्रदेश में अब मोहन राज करेंगे। उज्जैन से भाजपा विधायक मोहन यादव होंगे 19वें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। विधायक दल की बैठक में खुद का नाम सुनकर चौंक गए। निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे विधानसभा अध्यक्ष और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल होंगे उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री का पद कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, याद रखिए। वो तो क्या रहता है कि पार्टी में नेताओं को साधने के लिए इसलिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। एक बार मध्य प्रदेश चलिए आप लोग, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल देखें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, सीएम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़िए आप लोग। यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करेगा, यानी कि राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के साथ बना रहता है। लेकिन राज्यपाल उसे तब तक नहीं हटा सकता है, बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसे बहुमत मिला होता है। ठीक है। सीबीआई को राज्यों के दखल से बचाने को नए कानून की सिफारिश। संसदीय समिति ने गंभीर मामलों में निर्बाध जांच के लिए राज्यों को की मंजूरी को बताया गैर जरूरी। कहा राज्य इसे भेदभाव के रूप में नहीं देखें और इसके लिए कुछ रक्षात्मक कदम भी जरूरी हैं, ये भी कहा जा रहा है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। और इस तरह की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं ना, या बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा।
सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कॉरिडोर आधारित उपाय बचा सकते हैं 40,000 जिंदगियां। सेव लाइफ फाउंडेशन और विश्व बैंक ने जारी की सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट। 13 नवाचारों के जरिए दिखाया गया सुधार का रोडमैप। गडकरी बोले रिपोर्ट की किया जाएगा व्यापक विश्लेषण। एक बात आप सभी जानते हैं, देखिए क्या रहता है कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है, समझ रहे हैं। इस आयोजन के दौरान एक पैनल डिस्कशन में शामिल दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने सड़क सुरक्षा में ड्राइवरों की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, दिल्ली सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से कई चालक प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर काम कर रही है और इसी सिलसिले में कुछ निजी कंपनियों को जगह भी आवंटित की गई है। और वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे अगर हम लोग, तो विश्व बैंक की बात हो रही है। इसकी स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना आप देखेंगे 7 जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलता है। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। लंबी छलांग लगाने जा रहा है देश, यही समय सही है समय। ये आप देखिए मोदी साहब कह रहे हैं संवैधानिक सुधार को सांप्रदायिक रंग देना अनुचित है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रस्ताव नहीं है। इस संसद में आप देखते हैं जवाब दिए जा रहे हैं। अब आप देखिए महुआ ने लोकसभा से निष्कासन हो गया ना इनका, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। आचार संहिता की सिफारिश पर संसद ने किया था निष्कासन और पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में, तो वही की बात हो रही है। धार्मिक महत्व के एएसआई स्मारकों में पूजा की अनुमति की सिफारिश। ये मातन्न सूर्य मंदिर में पूजा की अनुमति नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अगर एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आने के समय तक वहां कोई धार्मिक गतिविधि होती थी तो उसे जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है। जैसे ताजमहल में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत एएसआई ने दी है, लेकिन एएसआई ने जम्मू और कश्मीर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर को जब अपने संरक्षण में लिया तो वह पहले ही तहस नहस हो चुका था। बहुत अरसे से वहां पूजा पाठ नहीं होती थी। इस आधार पर वहां पूजा की अनुमति नहीं दी गई। 12,000 ट्रेन कोचों में लगाए गए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, रेल मंत्री कह रहे हैं। सीबीआई और एफबीआई ने साइबर अपराध से निपटने को अधिक सहयोग पर चर्चा। ये आप देखिए एफबीआई यानी कि इन्वेस्टिगेशन, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना अमेरिकी एजेंसी, उसी की बात हो रही है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो 26 जुलाई 1908 में हुई थी। इसकी जो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग से बुजुर्गों का जीवन आसान बना रही है मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं सरकार ने एनएमसी के प्रतीक चिन्ह में बदलाव का किया बचाव। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रतीक चिन्ह में बदलाव कर हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले धन्वंतरी को हिस्सा बनाए जाने के निर्णय का बचाव किया है। ये उच्च अदालतों के जजों के लिए संपत्ति की घोषणा हो अनिवार्य। ये भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने मौजूदा कानून में संशोधन करने या फिर नया कानून बनाने का दिया सुझाव। कहा सरकारी खजाने से वेतन ले रहे व्यक्ति को देना चाहिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा। सभी हाईकोर्ट में जल्द शुरू की जाए मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा, संसदीय समिति कह रही है। चलिए राजनीति की खबरें हैं। मोहन यादव बन ही चुके हैं मध्य प्रदेश के, अब राजस्थान में कौन बनता है ये देखने लायक होगा। ये वही आप देखिए 370 पर आप देखिए लिखा जा रहा है। ये आप देखिए 20 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 पर 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ना। इसके बाद 3 जुलाई 2019 को इसे बढ़ाया गया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को निरस्त कर दिया था। 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली पहली याचिका वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई थी। बाद में वकील साकिर सब्बीर भी शामिल थे। 10 अगस्त 2019 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक याचिका दायर की थी। और आप देखते हैं
और कहा गया था कि राज्य की स्थिति में लाए गए बदलाव से ने इसके नागरिकों के अधिकारों को उनके जनादेश के बिना छीन लिया है। 24 अगस्त 2019 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कम्युनिकेशंस पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आरोप किया था। 18 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर टाइम्स के संपादक द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था। और 18 अगस्त 2019 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया था। 19 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई थी। 2 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुए थे। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से आप देखते हैं कि दैनिक सुनवाई शुरू करेगा। 5 सितंबर 2023 को कोर्ट ने मामले में 23 याचिकाओं पर 16 दिनों तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही कहा कि अगले वर्ष 30 सितंबर तक वहां विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब आप लोग एक और सवाल यहाँ पूछेंगे हमसे कि 370 जो संविधान पीठ होती है इसमें 5 न्यायाधीश क्यों होती है, विषम संख्या क्यों होती है, 6 क्यों नहीं होते हैं, 7 होते हैं, 8 क्यों नहीं होते हैं? तो आप लोगों को बता दूं, देखिए 5 थे, अगर मान लीजिए कि इसकी जगह 6 होते और 3 उसके फैसले के पक्ष में होते तो 3 उसके फैसले के विपक्ष में होते, क्या रिजल्ट निकलता? कोई बहुमत का रिजल्ट ही ना निकलता। इसलिए विषम संख्या रखी जाती, कम से कम 3 उसके विपक्ष में रहेंगे तो 2 तो उसके पक्ष में रहेंगे, 2 उसके विपक्ष में रहेंगे तो 3 उसके पक्ष में रहेंगे। ये आप देखिए, अगले वर्ष 10 कश्मीर पहुंचाने का लक्ष्य है। सड़कों, सुरंगों, पुलों के निर्माण से बदली तस्वीर, डिजिटल हुआ जम्मू कश्मीर, पर्यटन उद्योग को लगे पंख। अब एक समान अकादमिक कैलेंडर भी जारी, औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इस तरह आया बदलाव यहाँ, ठीक है। एक ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को एएसआई को एक और सप्ताह मिला। सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत बिगड़ने से दाखिल नहीं हो सकी रिपोर्ट। जिला जज ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट 18 दिसंबर को दाखिल करने का दिया आदेश। ये आप देखें, अयोध्या में चल रहा है ना, कहाँ अयोध्या का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर बन रहा है, अब चल रहा है बनारस में। एएसआई की बात काफी होती है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं मैं, और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। नई दिल्ली में देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका संस्थापक था। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल हो सकते हैं वैष्णव, ईरानी व पुरी। ये स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। WEF की बात हो रही, WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 2 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन। यूजीसी ने कोर्ट में कहा, त्रिका विधायक मानिक अवैध तरीके से पेंसिल बने प्रिंसिपल। धर्मपथ के प्रवेश द्वार पर विराजेंगे रथ पर सवार सूर्यदेव। 4 लेन मार्ग की 8 लेन करने के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव। NH 27 पर रामघाट होते हुए लाल लता चौक तक 2 किलोमीटर लंबे मार्ग का आकर्षण बनाने के तमाम प्रबंधन किए जा रहे हैं। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी मिलती है आप लोगों को, जरूर पढ़ा करिएगा। एकीकरण को बल देने वाला फैसला, और यह आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लिखा गया है? मोदी साहब के द्वारा लिखा गया है, प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370
और 35A को निरस्त करने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा और जिससे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था और न कि विघटन के उद्देश्य से। उसने यह भी माना कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। और आप देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांति वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ पीढ़ियों से हर भारतीयों को मंत्र मुग्ध करते रहे हैं। और लेकिन कई दशकों से जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता रही दिखी कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आजादी के समय तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन इसके बजाय भ्रमित दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया और इससे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हुई। मेरी सदैव यह अवधारणा रही है कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में बने रह सकते थे, फिर भी उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे की कठिन राह चुनी। इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, पर उन्होंने बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़े। इसी तरह अटल जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का जो प्रभावी संदेश दिया वह सदैव प्रेरणा का स्रोत है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। अनुच्छेद 370 और 35 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। इन अनुच्छेदों के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गई थी। मैं इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट था कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने बच्चों के लिए एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो। जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय हमने बीते 3 बातों को प्रमुखता दी। नागरिकों की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी विश्वास का निर्माण करना और निरंतर विकास को प्राथमिकता देना। 2014 में कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई जिससे घाटी में बहुत नुकसान हुआ। सितंबर 2014 में मैं स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर गया। विशेष सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे यह संदेश गया कि हमारी सरकार वहां के लोगों की मदद के लिए संवेदनशील है और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलने का अवसर मिला। इस दौरान एक बात समान रूप से उभरी कि लोग न केवल विकास बल्कि दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहते हैं। उस साल मैंने जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले लोगों की याद में दीपावली नहीं मनाने और दीपावली के दिन वहां रहने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में की विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान वहां केंद्रीय मंत्रियों के 150 से अधिक दौरे हुए। यह एक कीर्तिमान है। 2015 के विषय पैकेज जम्मू कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। खेल शक्ति में युवाओं के सपनों को साकार करने की क्षमता को पहचानते हुए जम्मू और कश्मीर में विभिन्न खेल स्थलों का आधुनिकीकरण किया गया और प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए। स्थानीय स्तर पर फुटबॉल क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहन करना एक अनूठी पहल रही है। इसके परिणाम शानदार निकले और मुझे प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी अफसान आसिक का नाम याद रहा। वह दिसंबर 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वालों के एक समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उसने फुटबॉल की ओर रुख किया और प्रशिक्षण के बाद उसने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिट इंडिया डायलॉग्स कार्यक्रम के दौरान उससे हुई बातचीत में मैंने कहा था कि अब बैंड इट लाइक बैक हमसे आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अब यह एज ईट लाइफ अफसान है और आप देखिए लाइक अफसान है। अब अन्य युवाओं के ने किक बॉक्सिंग कराटे अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी है। एक समय हमारे सामने या तो सत्ता में बने रहने या अपने सिद्धांतों पर अटल रहने का विकल्प था। हमने अपने आदर्शों को प्राथमिकता दी। पंचायत चुनाव की सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक प्रकृति को इंगित किया। गांव के प्रधानों के साथ हुई बातचीत में अन्य मुद्दों के अलावा मैंने उनसे एक अनुरोध किया। किसी भी स्थिति में स्कूल को नहीं जलाया जाना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि इसका पालन किया गया। जब स्कूल में जलाए जाते तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता। स्कूल जलाए जाते। 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदलाव आया है। पिछले 4 वर्षों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाने के रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाओं, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के वंचित वर्गों को उनका हक नहीं मिल रहा था। वहीं लद्दाख की आकांक्षाओं को भी नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सब कुछ बदल दिया। सभी केंद्रीय कानून अब बिना किसी पक्षपात के लागू होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई है। BDC चुनाव हुए। शरणार्थी समुदाय जिन्हें लगभग आप देखते ही भुला दिया गया था,
उन्हें भी विकास का लाभ मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने 100% लक्ष्य हासिल किया और जिससे किया, और आप देखते हैं इसमें आप देखेंगे इससे वित्तीय समावेशन में प्रगति हुई। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। सभी गांवों में खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया गया है। सरकारी नीतियां जो कभी भ्रष्टाचार और पक्षपात का शिकार होती थी आज पारदर्शी सही प्रक्रिया के तहत भरी गई। बुनियादी ढांचे और पर्यटन में बढ़ावा सभी देख सकते हैं। अब रिकॉर्ड वृद्धि, रिकॉर्ड विकास और पर्यटकों के रिकॉर्ड आगमन के बारे में सुनकर लोगों को सुखद आश्चर्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपने अतीत के मोहताज नहीं है बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में आगे की चुनौतियां क्या हैं, ये भी आर्टिकल देख लीजिए। आज आप लोगों ने पढ़ लिया ना 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में इतना सब। अब आगे से कल कुछ अपडेट होता है तब पढ़ना है आप लोगों को, वरना आप देखिए कई दिन तक इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएंगे और वो आप लोगों के लिए अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, वरना टाइम बेकार मत करिएगा। एक बार एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बाकी छोड़ा करिए। जम्मू कश्मीर में आगे की चुनौती क्या है? जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने की मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से इस साहसिक कदम को चुनौती देने और कई बदलाव लाने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इस फैसले ने अलगाववादियों और संवैधानिक तौर पर राज्य के अलग दर्जे का दावा करने वालों के तर्कों को यही कहकर सदैव के लिए खारिज कर दिया कि भारत में विलय के फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान के अधीन आ गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति और संसद के अधिकारों को भी न्याय संगत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को यथाशीघ्र बहाल करे। उसने चुनाव आयोग को अगले वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने को भी कहा है। गत दिवस ही लोकसभा से पारित जम्मू कश्मीर संबंधी 2 विधेयक राज्यसभा में पेश हुए और इनमें से एक विधानसभा के पुनर्गठन और 114 सीटों वाली राज्य विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 और 1947 के पाकिस्तानी हमले के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK से विस्थापितों के लिए 1 सीट नामित करने का प्रावधान किया। दूसरे विधेयक में राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण समेत वही अधिकार देने की व्यवस्था है जो शेष भारत में इनको मिले हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद के लिए जिम्मेदार 2 कारक आज भी मौजूद हैं। एक है वहां की विधानसभा में POJK के नाम पर 24 सीटों खाली रखकर पूरे प्रशासन विधायी शक्तियों पर कश्मीर घाटी का दबदबा बनाए रखना। दूसरा देश दुनिया में कश्मीर को लेकर भारत विरोधी नैरेटिव पैदा करने वाले तंत्र की अनदेखी करना। यही तंत्र देश दुनिया में कश्मीर घाटी को लेकर भारत विरोधी नैरेटिव मुहैया कराता है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ POJK से विस्थापित समुदाय जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर कश्मीर घाटी के दबदबे को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी आपत्ति है कि 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू अपने चहेते शेख अब्दुल्ला को राज्य का प्रधानमंत्री बनाकर राज्य विधानसभा के परिसीमन की जो छूट दी थी उसने भारत विरोधी और अलगाववादी का ऐसा बीज बो दिया जो समय के साथ विष वृक्ष बन गया। उस परिसीमन में शेख ने 100 सीटें वाली विधानसभा का गठन किया, जिसमें 43 सीटें कश्मीर घाटी के लिए और 30 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए और 2 सीटें लद्दाख के लिए रखी थी। बाकी सीटें इस आधार पर खाली छोड़ दी गई थी कि जब POJK भारत में वापस आएगा तब वहां के निधियों से इनको भरा जाएगा। 1957 में जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधित्व एक्ट के रास्ते इसी व्यवस्था पर मोहर लगा दी गई थी। बाद में 1995 में पुनर्गठन में विधानसभा की 111 सीटों में से कश्मीर घाटी के लिए 46, जम्मू के लिए 37 और लद्दाख के लिए 4 सीटों और POJK के नाम पर आप देखिए 24 सीटें छोड़कर तय किया गया कि 87 सीटों वाली विधानसभा में कश्मीर घाटी का प्रभुत्व होगा। विस्थापित संगठन इससे चिंतित हैं कि दोनों विस्थापित समाजों को कुल मिलाकर केवल 3 नामित सीटें देकर विधानसभा पर कश्मीर के वर्चस्व को अनंत काल के लिए मान्यता दी जा रही है। न्याय संगत यह होगा कि सदन में खाली रखी गई 24 सीटों में से 12 सीटें कश्मीरी विस्थापित और बाकी 22 POJK विस्थापितों से भरकर ऐसी विधानसभा का गठन किया जाए जिसमें अन्याय के शिकार नागरिकों का प्रतिनिधित्व होने के साथ कश्मीर घाटी के एकपक्षीय दबदबे से मुक्ति मिले। यदि विधानसभा के मौजूदा स्वरूप में ही चुनाव कराए जाएं तो भारत विरोधी शक्तियां वहां की सत्ता संभालने के अगले दिन से ही ऐसा इकोसिस्टम पैदा कर सकती हैं जिससे मोदी शाह के प्रयासों से स्थापित शांति फिर भंग हो सकती है। ऐसा हुआ तो कश्मीर फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां वह 5 अगस्त 2019 से पहले था। कश्मीर पर खड़े किए गए भारत विरोधी नैरेटिव को समझने के लिए ध्यान देना होगा कि वहां के सूचना तंत्र में भारतीय पक्ष को रखने वालों की अनुपस्थिति सी है।
कश्मीर में सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 172 पत्रकारों में से 3 को छोड़ बाकी सभी कश्मीरी मुस्लिम हैं। इनको भारत विरोधी ठहराना गलत होगा, पर पिछले 30 साल से कश्मीर घाटी को लेकर छपने वाली खबरों और उनके तेवर दिखाते हैं कि वह कोई स्थानीय पत्रकार भारत विरोधी, अलगाववादी और आतंक समर्थक ताकतों को नजरअंदाज कर खुद को या अपने परिवार को जोखिम में नहीं डाल सकता है। घाटी में ऐसी कथित पत्रकारों की संख्या भी कम नहीं है और जो पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर कश्मीर घाटी के प्रभुत्व को खत्म किए बिना चुनाव कराने से घाटी का राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होना कठिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच संवैधानिक संबंधों के बारे में चली आ रही बहस को हमेशा के लिए खत्म करने का स्वागत योग्य काम कर दिया। राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जाए और अलगाववादी तेवर वाले सूचना तंत्र पर लगाम लगाई जाए। लेखक वरिष्ठ पत्रकार सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन है। विजय क्रांति के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। संवेदनशीलता। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुख दुख के पल हमारी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। हमें अपने परिवार समाज से जो कुछ मिला उससे मन प्रफुल्लित होता है, लेकिन इसे आगे बढ़ने की होड़ में कहीं ना कहीं हम अपने कोमल हृदय में व्याप्त संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं और यही संवेदनशीलता हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में सौंपते जा रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें पहले स्वयं को संभालना होगा। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अब आप देखिए, एक और ऐतिहासिक दिन जो हटा दिया गया जिसके बारे में बात की ना, उसी की बात हो रही पूरा। हिमालय में अपराध। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों को चिंता है और अब यहाँ आपराधिक घटनाएं इसकी छवि से मेल नहीं खाती हैं। प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, चोरी, धोखाधड़ी, लूट की बढ़ती घटनाएं कानून के सामने चुनौती भी हैं। युद्ध में फंसी महिलाओं और बच्चों का दर्द। ये रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी महिलाओं से 8 बच्चे पैदा करने की अपील की। वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी देश के नेता ने अपने देश की महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने की बात कही हो। भारत में तो आए दिन राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के चलते अधिक बच्चे पैदा करने की बात करते आए हैं। एक तरह वैश्विक स्तर पर बढ़ती जनसंख्या कई मुसीबतों को जन्म दे रही है। मानव उपभोक्ता ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से ने पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण तंत्र को तेजी से बदला दिया और जलवायु पर संकट एक गंभीर समस्या बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक राष्ट्र के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ऐसा बयान देना कई सवाल उत्पन्न करता है। आधी आबादी की बात करें तो इतिहास में ऐसी बहुत कम ही अवसर आए हैं जब महिलाओं ने युद्ध लड़ा हो। महिलाएं हमेशा रणभूमि से दूर रही हैं, लेकिन युद्ध के परिणामों का दर्द महिलाओं और मासूम बच्चों के हिस्से में सबसे ज्यादा आया। अक्सर देखा गया कि पुरुष तो युद्ध के मैदान में चले गए, लेकिन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी एक मां के कंधों पर आ गई। युद्ध चाहे कहीं भी हो क्यों ना हो, वह बच्चों को उसी तरह प्रभावित करता है जिस तरह वयस्कों को प्रभावित करता है। एक बच्चे के लिए युद्ध के समय माता पिता को खोना सबसे दर्द भरा मंजर होता है। कई बार बच्चे अनाथ की तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। युद्ध से प्रभावित बच्चों को उनके अधिकार तक नहीं मिल पाते हैं, पर शरणार्थियों की तरह जीवन जीना उनकी नीति बन जाती है। बावजूद उसके समय पर युद्ध होते रहते हैं। अगर सीरिया युद्ध की करें तो सीरिया में लाखों बच्चे युद्ध, हिंसा, मृत्यु और विस्थापन में घिरे हुए अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। सीरिया के युद्ध दुनिया में सबसे जटिल युद्ध का परिणाम है। इससे बच्चों पर गंभीर असर हुआ है। बच्चे अपने बचपन को तरस गए। बम गोलों की आवाज में मासूम किलकारियां सहम गई हैं। कहने को तो जीवन का पुनर्निर्माण अनवरत जारी रहता, लेकिन युद्ध के परिणाम हमेशा ही दुखद होते हैं। शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में बच्चे काम पर जाने को मजबूर कर दिए जाते हैं। लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। उत्तर पश्चिम सीरिया में सशक्त संघर्ष के कारण हजारों बच्चों और परिवारों पर भारी असर पड़ा। वहां 1 दिसंबर 2019 से अब तक 5,75,000 से अधिक बच्चों सहित 9,60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति को युद्ध विराम पर जोर देना चाहिए ताकि मासूम बच्चों का अनाथ होने से बचाया जा सके। यहाँ छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं। गुणवत्ता के प्रति नहीं हो कोई समझौता। आमतौर पर देखा गया कि अनेक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में निजी संस्थानों की तुलना में शिक्षक अपेक्षाकृत कम कक्षाएं लेते हैं। विगत दिनों में बिहार में उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 5 कक्षाएं लेना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इससे संबंधित सभी तथ्यों का समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। शिक्षकों को मिले गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति भी, ऐसा भी कहा जा रहा है। निर्मोही जनता खरी खरी तंज कसा जा रहा है। महुआ मुद्दे पर माकपा कांग्रेस की उलझन। तृणमूल कांग्रेस की सांसद की सदस्यता गई ना, उसी की। पंथ निरपेक्षता से मुक्ति। भारतीय पर्यटकों के बीते माह 23 नवंबर को काठमांडू जाने से रोक दिया गया।
सीमा पर उन्हें बताया गया कि काठमांडू के बाहर विरोध प्रदर्शन के कारण निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। यही कारण पर्यटकों को काठमांडू जाने से रोक दिया गया। ओपीएस से राज्यों को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान। आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना अपनाने को लेकर एक बार फिर राज्य सरकारों को किया आगाह। सभी राज्यों से ने ओपीएस को लागू किए तो प्रदेश सरकारों पर पेंशन का बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा। 2060 तक राज्यों के बजट के सापेक्ष पेंशन पर होने वाले व्यय सालाना 0.9% अतिरिक्त बढ़ेगा। इसमें कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहें ग्राहक। आरबीआई कह रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अदानी समूह का कर पूर्व लाभ 47% बढ़ा। कर संग्रह के लक्ष्य में बदलाव की संभावना। 500 चार्जिंग पॉइंट लगाएगी टाटा पावर व इंडियन ऑयल। भारत में लेनोवो की लैपटॉप बनाएगी प्रोजेट इंडस्ट्री। पहली बार 7,000 के पार जाकर लौटा सेंसेक्स, आप देखेंगे। उत्पादक मूल्य सूचकांक अपनाने पर विचार हो रहा है। स्थिर बनी हुई महंगाई, सीतारमन कह रही है। वित्त मंत्री साहिबा 7.5% से 8% रहेगी विकास दर, ये फिक्की कह रहा है, उद्योग संगठन फिक्की। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब से 80 अरब डॉलर की हुई, मांडविया कह रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत और वियतनाम ने शुरू किया सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023। ये जरूर याद रखा करिएगा किसके बीच हो रहा है। ये राजधानी हनोई में, आप देखिए वियतनाम की हनोई में। पिछला संस्करण चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में भारत में हुआ था 2022 में। चलिए, और विनबैक्स की शुरुआत 2018 में की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन के खात्मे को ड्राफ्ट से हटाया गया। यूरोपीय संघ और कई विकासशील देशों की थी यह प्रमुख मांग। 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य। अभी COP20 की बैठक हुई है ना, उसी की बात हो रही है, दुबई में हुई थी। ये भारतवंशी मेडिकल छात्रा चुनी गई मिस इंडिया यूएसए। अमेरिका के मिशिगन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा रिजुल मैनी को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया। एक खेल के क्षेत्र की खबरें हैं, ये भी देख लिया करिएगा। नीलामी के लिए हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर सर्वाधिक आधार मूल्य वर्ग में। आईपीएल की बात हो रही। विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे गुकेश। स्थानीय स्टार डी गुकेश सहित भारत के कुल कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहां 15 से 21 दिसंबर तक होने वाली चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2023 में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगे। बजरंग साक्षी ने संजय को चुनाव लड़ने से रोकने का आग्रह किया। ओलंपिक पद विजेता है ना, ये सब इन्हीं ने। आप देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे, उन्होंने दे दिया था ना इस्तीफा, उसके बाद खाली पद है। बिहार में जहरीली शराब की त्रासदी किसी से छुपी नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। केरल के राज्यपाल का आरोप, शारीरिक चोट पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं सीएम। देख लीजिए, यहाँ इनका भी चलता रहता है। सुख का विस्तार, श्री सीताराम विवाह। ये अध्यात्म में भरोसा है तो पढ़ा करिएगा जरूर। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया चंद्रयान 3 और G20। अभी चंद्रयान 3 का हम लोगों ने छोड़ा था ना, तो उसी की, और G20 ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। चलिए, ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना कब हुई थी ये बताइए। भारत शामिल है इसमें या नहीं? सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात हुई पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम यहाँ हुई है। देखो, इसलिए तो कहता हूँ कि महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है। मातृभूमि पर बलिदान मातृशक्ति। दिल्ली की सेना अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान 4 दिसंबर कैप्टन पूनन को पड़ा था दिल का दौरा। भारत बांग्लादेश सीमा से गौ तस्कर में रिकॉर्ड गिरावट हुई है, और इस साल भी मवेशियों की तस्करी में भारी कमी देखी गई है। राम नाम लिख 36 चित्रों में दिखाए मानस प्रसंग। संगम नगरी की प्रतिभा पांडे ने टाइपोग्राफिक कला से उकेरे चित्ते। अच्छी बात है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। अमेरिकी विज्ञानियों ने पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का पता लगाया। 2019 में आज ही के दिन अमेरिका में विज्ञानियों ने पूर्वी अंटार्कटिका में
डैनमैन ग्लेशियर के नीचे एक बर्फ में से भरी खाई का पता लगाया। इसकी गहराई समुद्र तल से आप देखिए 11,500 फीट है, जो इसे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु बनाती है। इस खाई की लंबाई 100 किलोमीटर और चौड़ाई 20 किलोमीटर है। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान हुआ 1911 में। आज ही के दिन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। बंगाल में बंग आंदोलन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली का राजधानी रूप में उद्घाटन हुआ। सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे रजनीकांत। अभिनेता रजनीकांत का जन्म 1949 में आज ही बेंगलुरु में हुआ था। और ये है ना, अभिनेता बनने से पहले बस कंडक्टर, कुली और बड़ई के रूप में काम किया। 1975 में कन्नड़ फिल्म का कथा संगम से अभिनय की शुरुआत की। इसी वर्ष तमिल फिल्म अपूर्व रंगागल में खलनायक की भूमिका निभाकर चर्चा में। 1978 में फिल्म बैरबी में उन्हें तमिल सिनेमा को सुपरस्टार बना दिया। चालबाज, जान जानी जनार्दन, अंधा कानून हम उनकी कुछ चर्चित फिल्में रही हैं। हाल ही में उनकी फिल्म जेलर ने जबरदस्त सफलता हासिल की। सांता क्लॉज की वेशभूषा में स्क्रीनिंग, क्रिसमस पर्व का उल्लास। दुर्गंध होने पर तुरंत मैसेज देगा डस्टबिन। आईआईटी भिलाई के शोधार्थियों ने बनाई सेंसर युक्त स्मार्ट कचरा स्विट्टी। भरने और खाली होने की सूचना भी मोबाइल पर होगी। पुराना डस्टबिन खराब हो तो खोलकर नए पर लगा सकते हैं। अच्छी बात है। डस्टबिन में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स MQ 135 लगा होगा, जो डस्टबिन में रखे सामान या कचरे में खराब होने और दुर्गंध होने की स्थिति में मोबाइल पर अलर्ट करेगा। साबुन का इस्तेमाल कर स्थानांतरित की बिल्डिंग कनाडा की नोवा में। खास एंजाइम को अवरुद्ध कर डायबिटीज से बचना होगा आसान। अनुसंधान क्या रहा है? बिहार में मिली हिमालयी गोरल। वन प्रमंडल एक मॉनिटरिंग के दौरान देखा गया स्तनधारी जीव। क्षेत्र निदेशक ने कहा कि BTR में लगाए गए टैप कैमरे में आई तस्वीरें। 14 दिसंबर को चरम पर होगी आसमानी आतिशबाजी। पैथान धूमकेतु का मलबा आएगा पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में। 1 घंटे में देखी जा सकेंगी 120 से अधिक उल्कावृष्टि, आतिशबाजी। ये आप देखेंगे कनाडा की नोवा स्कोटिया में साबुन का इस्तेमाल कर एक ऐतिहासिक भवन एलमोड को स्थानांतरित करने की घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 220 टन वजनी इमारत को साबुन की 700 टिक्कियों की मदद से स्टील फ्रेम में उतारा गया। इस बात को 1826 में एक घर के रूप में बनाया गया था। 2018 में बिल्डिंग को नई नींव पर रखने की योजना बनाई गई थी। कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक रस्टन ने कहा कि रोलर्स का उपयोग करने के बजाय टीम ने इमारत को पूरे फ्रेम में सरकारने के लिए साबुन का उपयोग किया, क्योंकि साबुन नरम होता है और इससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आपने।